सूचनाएं हैं शासन प्रशासन के पास, सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था के पास जो भी सूचनाएं हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपदा है और वो प्रकाशित होनी चाहिए सबके लिए, सबके सामने होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए। तो यूं करके एक मांग उठी कि जब जनता का शासन है और जनता को पता ही नहीं कि शासन में हो क्या रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहा है, उसके कागजों में क्या लिख रखा है उसने, या वो काम कैसे कर रहा है, उसका निरीक्षण जनता नहीं कर सकती। ये कैसे संभव है? जब जनता का शासन है तो जनता के पास उसके काम को निरीक्षण का अधिकार होना चाहिए। इंस्पेक्शन का पावर, निरीक्षण का पावर जनता को दिया गया सूचना के अधिकार द्वारा। तो हमारे देश में उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मांग जोरों से उठ रही थी, जगह जगह से उठ रही थी। काफी ठीक ठीक वातावरण बन गया था। बाकी वो लंबा चौड़ा आंदोलन नहीं हुआ, सिर्फ एक बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि सूचना का अधिकार लागू किया जाए। फिर सूचना का अधिकार जो बना उसमें मैं तो यही मानता हूं कि ये सोनिया जी की करामात है। सोनिया जी विदेशी महिला है, मूलतः विदेशी पृष्ठभूमि की महिला है, क्योंकि भारत के आदमी बहुत ज्यादा किसी भी चीज को, बहुत डरे हुए लोग हैं। भारत के लोग डरते ज्यादा हैं, इसलिए बात को दबा कर रखना चाहते हैं। परंतु विदेशों में कुछ खुलापन है, कुछ प्रकाश में लाने की, सार्वजनिक करने की कुछ क्षमता है। तो सोनिया जी में वो चीज थी और उन्होंने उन बुद्धिजीवी वर्ग की मांग के अनुसार इस प्रकार का सूचना का अधिकार, उनकी बदौलत शायद ये संभव हुआ। बाकी ये हमारे जो भारत के जो काले अंग्रेज हैं ये शायद ऐसा अधिकार लागू नहीं कर सकते, जहां तक मेरा मानना है। हमारे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून को तैयार हो गया था 2005 में, परंतु इसमें इसकी अधिकतर धाराएं उस समय प्रॉपर रूल में नहीं आई थी, नियम में नहीं आई थी। इसलिए यह तय किया गया कि 120वें दिन 12 अक्टूबर को, 15 जून से 120वें दिन 12 अक्टूबर को पूरा सूचना का अधिकार विधिवत रूप से इस पूरे देश में लागू हो जाएगा और उसके 100 दिन के अंदर लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इस प्रकार की कई बातें थी। प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का बोर्ड प्रत्येक कार्यालय में टंगा होना चाहिए कि यहाँ के लोक सूचना अधिकारी कौन है, सारी सूचनाएं किस प्रकार सूचनाएं देनी है, नियम में क्या प्रावधान है, ये सारी चीजें भी प्रत्येक कार्यालय के एक बोर्ड पर जहां जनता की नजर पड़ती हो वहां ये चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें उस समय 2005 में थी, अब तो सब जगह हो गया। तो इसका मुख्य रूप से हमने देखा कि देश आजाद हो गया, प्रजातंत्र शासन हो गया और जनता द्वारा चुने हुए लोग शासन में आ गए और जनता के सेवक, लोक सेवक जिन्हें नौकर कहा जाए, सेवक कहा जाए, वो लोग प्रशासनिक कामकाज देख रहे हैं। परंतु वो कामकाज में कर क्या रहे हैं ये जनता को नहीं बता रहे हैं। अगर किसी सेठ का मुनीम, एक सेठ है, दुकान का मालिक है और उसने किसी को मुनीम रख लिया, कुछ पगार दे दी उसको, कुछ वेतन दे दिया, ठीक इसी प्रकार जनता मालिक है देश की और उसने कुछ नौकर रख लिए, कुछ सेवक रख लिए। सेवक चाहे उसका नाम कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, कुछ भी हो, या चपरासी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी जो भी है, वो सारे के सारे जनता के नौकर हैं। तो अगर किसी सेठ का, दुकान के मालिक का मुनीम सेठ अगर पूछे
कि भैया हिसाब किताब थोड़ा दिखा मुझे, क्या लिखा है भाई। वो कहता मैं भाई नहीं बताऊंगा। मुनीम अगर सेठ को भाई नहीं बताता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इस देश की जनता अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी को किसी काम के संबंध में पूछना जाती तो वो बताते नहीं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या योजना है, ऐसा कुछ भी जो जो वो कर रहे हैं सारी करतूतों को दबा के रखते लाल फीताशाही में। आम जनता उसे नहीं देख पाती। तो सूचना के अधिकार में यह तय किया गया कि जनता जो है इस मुनीम से, इस नौकर से, इस सेवक से सभी प्रकार की सूचनाएं सार्वजनिक करा सकती है, देख सकती है। कुछ उसमें ऐसी सूचना है जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और उनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। वो देश की रक्षा संबंधी मामलों की हो सकती है और कई तरह की ऐसी सूचनाएं। बाकी सामान्यतः जैसे किसी अधिकारी के कार्यालय की केस बुक है, रोकड़ बही। अब रोकड़ बही में वो हिसाब लिख रहा है, बिल लगा रहा है और क्या क्या कर रहा है, वो चीज या स्टॉक रजिस्टर या जो भी ऐसी चीज है जो वित्त संबंधी हो रहे हैं जिनमें घपले होने की ज्यादा संभावना है, उन चीजों को वो लोग बताते नहीं थे। सूचना के अधिकार में सुविधा दी गई कि इस प्रकार के जितने भी कागजात हैं वो सार्वजनिक किए जाए। और उसमें 2005 जून में यह तय कर दिया कि अगले 120 दिन में यथासंभव ज्यादातर अभिलेख सार्वजनिक कर दिए जाए ताकि लोगों को मांगने ही नहीं पड़े। आज भी है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम आ गया तो ज्यादातर चीजें आ जानी चाहिए सामने ताकि किसी को मांगने जाना नहीं पड़े, सूचना मांगने के लिए अप्लाई भी नहीं करना पड़े, फीस भी नहीं देनी पड़े। सूचना क्लिक करते ही उसके सामने, जैसे हमारे खेत की खतौनी नकल क्लिक करके ही अब हमारे सामने आ रही है, ऐसी कई चीजें हैं। तो इस प्रकार करीब करीब एक कार्यालय में, जैसे कलेक्टर का कार्यालय है या सार्वजनिक निर्माण विभाग का ऑफिस है, वहां पर कोई काम करवाया निर्माण विभाग के ठेकेदार ने, और ने या वेजेज से, या जो भी सामान की खरीद हुई है कहीं, तो उनके बिल वाउचर आज जो खरीदा गया किसी भी ऑफिस में उसके बिल है, आज ही वो ऑनलाइन दिखाई देने चाहिए जनता को कि इस कार्यालय ने, इस पंचायत ने, इस नगर पालिका ने आज इतने रुपये का ये सामान खरीदा है और ये स्टॉक एंट्री हो गई है। अब वो सामान वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये जनता देख सकती है जाकर के। ये आज ऑनलाइन बताया जा रहा है कि इन्होंने वहां से ये परचेजिंग की है और इस कीमत पे वो सामान खरीदा गया है। वो सारी चीजें रोज की रोज अपडेट होते हुए जिस दिन हमारे सामने आने लगेगी तो पूरी पारदर्शिता हो जाएगी। जैसे 10 लाख में कोई पंचायत को कुछ सामान खरीदना है, 4 लाख में खरीदना है, या नगर पालिका में कोई सामान खरीदना है, तो वो जिस दिन खरीदा गया उसी दिन उसका बिल उनकी जो केस बुक वगैरह में जो चढ़ता है वो ऑनलाइन जनता के सामने उसी दिन आ जाना चाहिए कि ये चीज आज स्टॉक एंट्री हो गई है। स्टॉक एंट्री हो गई इसका मतलब सामान आ गया, पहुंच गया इस ऑफिस में। अब सामान आया कि नहीं आया ये भी जनता देख सकती है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, आने वाले समय में ये सब होगा। और नहीं होता है तो ये हमारी कमजोरी है, हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए। हालांकि अधिकार जो शुरू में ये लागू हुआ था बड़ा ये स्वादिष्ट मामला था। मैं एक दो बातें मानगी दूंगा आपको। जब मैंने कई बार सूचनाएं मांगी, एक बार काफी वर्षों पहले मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आजकल तो नियम बना दिया, कुछ रेट तो बढ़ाई है उन्होंने बोर्ड की कॉपियों की। मैंने कॉपियां मांग ली, कॉपियों की फोटो कॉपी। तो उन्होंने कई आड़ा टोली के ऐसे उल्टे सीधे लेटर लिखते रहे, टाइम निकाल दिया काफी। तब तक मैं सूचना आयोग में द्वितीय अपील भी कर चुका था। वहां सुनवाई पे उनको बुलाया तो वहां वो बोले कि हमने जो है अब तक इन कॉपियों को निस्तारण कर दिया। आयोग ने उन्हें बहुत अच्छी फटकार लगाई उस समय। उसके बाद तो आयोग ने तय कर दिया आपकी जो भी है फीस तय करो और आप सूचनाएं दोगे, और उसके बाद देने, और कॉपियों को निस्तारण नहीं करोगे और जिनकी सूचनाएं मांग ली गई है बाद में तो इसके लिए अलग से नियम बना लिया
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, पर जिनकी सूचनाएं उन्होंने कहा कि जब इस आदमी ने, ये आदमी रेगुलर सूचना मांग रहा है, इसने आवेदन कर रखा था, आपने जब इनको निस्तारण किया है, डिस्ट्रॉय किया है इन परीक्षा कॉपियों को, तो ये कॉपियां टाली जानी चाहिए, आपने बहुत गलत काम किया है। और काफी उनको करारा मतलब तमाचा लगा उन लोगों को और खूब फिरना पड़ा। ऐसे कई बार हो गई। मैंने तो मेरे खुद के अधिकारियों जिनकी मैं नौकरी करता था उनकी सूचनाएं भी मांग रखी थी। एक बार मेरे से भी किसी ने सूचनाएं मांग ली, मेरी स्कूल की काफी सूचनाएं मांग ली। तो मैं तो लोक सूचना अधिकारी था नहीं, तो वो जो अधिकारी थे उनके पास पहुंचे, उनसे मैं खुद से ही पहले मांग चुका था। तो उन्होंने उनको काफी दिन रोक लिया। फिर मुझे पता चला कि वहाँ हमारा कोई मेरे से संबंधित है। तो मैंने जाकर के उनसे कहा, सर मेरी मांगी हुई है तो ये आपने लेट कर दिया, हमें ये सूचनाएं अब निःशुल्क देनी पड़ेगी उस पार्टी को। और फिर काफी सूचना थी, फिर भी मैंने कहा ये निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनका संकोच खत्म हो और उनको ये जो भी ये चीजें मेरे मिड डे मील से संबंधित और जो भी चीजें देखना चाहते हैं वो मैंने हाथों हाथ सूचनाएं पूरी करके उन अधिकारी जी ने कहा पहले आप अपनी सील साइन मैंने कर दिए, उन्होंने कर दिए और उसके घर तक पहुंचा दी। उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं समझी मैंने, जो मांग रहा था। तो आज जाके देखे आया भाई ये सूचना है, अब आप देखो इसको आराम से तफसील से देखो। तो ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए। आजकल जैसे देखो कई चीजें ऑनलाइन हुई है। मैं एक छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ। मुझे कहीं एक राजस्व न्यायालय में पता लगाना था, हो सकती है। तो मैंने लॉकडाउन का मामला था संबंध उस शहर के एक वकील साहब से मैंने बात की, मेरे मित्र थे। मैंने कहा सर ऐसी बात है, मैं वहां आऊंगा तो भी मुझे तो पता चलेगा नहीं, आप मुझे सुनवाई तारीख बतानी, एक मामला है। उन्होंने कहा भाई उस कोर्ट में मेरा काम नहीं पड़ता, रेवेन्यू के काम में देखता नहीं हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनके मैं नंबर देता हूँ, उनको मैं पहले बोल देता हूँ कि आप उनसे ये सब पूछेंगे तो वो आपको दे देंगे। मैंने कहा जो भी खर्चा होगा मैं पे कर दूंगा उनको, मुझे ये तारीख चाहिए। तो अ, उनके हिसाब से जो नंबर दिए उन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं कल सोमवार को आपको तारीख दे दूंगा, आप मुझे याद दिला देना और आपको दे दूंगा। मैंने कहा खर्चा हो तो क्या, नहीं नहीं कोई खर्चा नहीं होगा, तारीख मैं बता दूंगा। सोमवार को फिर मैंने बात की, मैंने कहा सर वो तारीख वाला, आके बोले आपका केस का नंबर दे बताओ। मैंने कहा नंबर तो मेरे पास है ही नहीं। तो बोले नंबर भी नहीं है। मैंने कहा मैं तो गांव का बता सकता हूँ, उस गांव का केस है, उस तहसील से संबंधित है, उससे वो कि यार इससे तो नहीं बैठेगा, तो वो पुरानी कोई तारीख पे सी हो तो वो बताओ। मैंने कहा वो भी नहीं। तो बोले ऐसे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा देखो सब पता तो करवाना पड़ेगा आपको, जो मैंने कहा ना खर्चा कितना है, कि तो फिर तो 2,000 रुपया आपको खर्चा लगेगा। मैंने कहा तारीख सुनवाई तारीख के लिए मुझे 2,000 रुपये देने पड़ेंगे? बोले हाँ 2,000 तो लगेंगे। अगर आप तारीख पैसे बता दो, एक पैसा ही नहीं देता, मैं तो बता देता, क्योंकि आप जान पहचान के आदमी हैं और उनका रेफरेंस है, इसलिए आपको पैसा लेता ही नहीं। 2,000 रुपये तो खर्चा, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा और इतना वो खर्चा पड़ेगा और ये मामला है। बाद में मैंने देखा कि वो सारी चीजें ऑनलाइन पता चल रही थी, लिंक नहीं थे मेरे पास। मेरे खंगालते पता चला ऑनलाइन कहीं की भी कोई भी हो मामला, उस गांव का नाम भरते ही उस गांव से संबंधित जितने भी ऐसे मामले हैं वो सारी लिस्ट आ जाती है। एक गांव में कितने से मामले होंगे किसी एक रेवेन्यू की अदालत में, 2 4 5 या 0, यही मामले। तो आराम से तारीख पे सिर सारे मामले वो किस स्टेज पे चल रहा है वो सारी चीजें ऑनलाइन दिख रही है। जबकि उन वकील साहब को भी पता नहीं था, तभी तो वो 2,000 मांग रहे थे, बाकी तो वो 100 रुपए में भी मुझे ऑनलाइन देख के बता देते। बोलो ये हालत है तो अब कभी हमें तारीख पेशी के लिए पैसे देने पड़ते थे, वकीलों के पीछे फिरना पड़ता था, खर्चा लगता था, आज वो फ्री में दिख रही है। ऐसी कई चीजें।
तो करीब करीब शासन प्रशासन क्या क्या कर रहा है वो सारी चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। आज शायद नेटवर्क गड़बड़ है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं। फिर भी देखें, अपन अपनी बात चलते रखते हैं चाहता हूं मैं। तो इस अधिनियम से संबंधित मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि इस अधिनियम में भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार, राज्य सरकारों से संबंधित या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था से सूचनाएं मांग सकता है। सूचनाओं में फोटोकॉपीज है, हार्ड डिस्क है, नमूने हैं, ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण में कागजात का निरीक्षण है, कार्य का निरीक्षण। हम जाके कहेंगे कि मैं 1 घंटा निरीक्षण करूंगा कि आपके कार्यालय में आप कैसे काम करते हैं, या कौन सा व्यक्ति काम कैसे करता है, मैं देखूंगा 1 घंटा। तो 1 घंटे की फीस जो भी है उसमें है, पहले घंटे के 20 रुपये है, फिर प्रत्येक 15 मिनट के 5 रुपये, वो पुरानी फीस चल रही है, अभी भी वही है। तो इतनी सी फीस देके और मैं उनके कामकाज को, किसी वर्कशॉप के काम को निरीक्षण कर सकता हूँ, बैठा बैठा नोट कर सकता हूँ। वीडियो भी मांगे जा सकते हैं। तो सारी चीजें, कागज मांगे जाते। एक बार मैं निरीक्षण करने गया एक कार्यालय का, मुझे याद है कोटा में। उधर हमारे इलाके में सूचना का अधिकार का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था और काफी लोग एक्टिविस्ट का काम कर रहे थे। तो बिल्कुल अंधेर गर्दी, कोई जानता ही नहीं। बोले ये क्या आ गया। मैंने लेटर दिया यार, मैंने कहा इस प्रकार निरीक्षण। उन्होंने कई बहानेबाजी की और फिर कहा कि आप तो अमुक तारीख को आना। मैंने कहा मुझे तारीख के लिए आप अपनी तरफ से ऐसे तारीख तय नहीं कर सकते, मेरी कोई पेश ही नहीं है। मैं कोई मुलजिम नहीं हूं जो आप मेरे लिए तारीख में, हाँ आप ये कहें कि उस तारीख के बाद कभी भी, जब तक आप तैयारी कर लें, कभी भी कार्य दिवस में आप आकर के निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसा मुझे लेटर दिया जाए। कोई ऐसे पाबंद नहीं होऊंगा आपसे, अब नोटिस नहीं दे रहे हो मुझे। तो इस प्रकार मैं भी इसी प्रकार के पत्र व्यवहार करता। फिर मैं गया वहां पे, गया तो वो बोले कि हाँ सब, तो सारे वो, इनका आप जो जो मैंने जितने हैं वो अभिलेख आप एक टेबल पर जमा दीजिए और उसके बाद मैं निरीक्षण का टाइम नोट होगा और मैं निरीक्षण शुरू करूंगा। तो उन्होंने फिर बोले आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले। मैंने कहा ऐसा आप मुझे नहीं पूछ सकते, क्या आपने फोन नंबर नहीं लिखे, हम सूचना देते। मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है मैं फोन नंबर लिखूं, मैं फोन रखूं ये भी जरूरी नहीं है। हालांकि मेरे पास उस समय ये वीडियो वाले फोन कम थे, MP4 एक और था अलग से रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने उसको भी चालू करके रखा था। और बड़ा यूं वो सारे उनका, क्या आप जरूर, आयुर्वेद विभाग का मामला था कि आप जरूर आयुर्वेद में सर्विस करते हैं। और हो क्या, उस समय राजपत्रित अधिकारियों के कोई हस्ताक्षर करवाने थे और वो आयुर्वेद हॉस्पिटल था। मैं गया वहां पे, तो हस्ताक्षर क्या, वो तो बड़े यूं अलग ही, समझते ही नहीं जनता को तो कुछ, और बिल्कुल ठाले बैठे, कोई मरीज नहीं, बात नहीं, डॉक्टर साहब को काम कुछ नहीं। तो एक प्रतिलिपि जो है, मार्कशीट है, उसका देख करके फोटो कॉपी को प्रमाणित करना है, नहीं कर रहे थे वो। तो फिर मैंने कहा यार इतना, ये तो बड़े अजीब लोग हैं, और यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है, जनता को तो कुछ भी नहीं समझते। तो फिर मैंने उनसे संबंधित सूचनाएं एक आध जगह पूछ लिया। फिर कहा आप जरूर आयुर्वेद विभाग में सर्विस करते हैं तभी आपको इतनी सारी चीजें, और आप नौकरी तो जरूर करते हैं। मैंने कहा मैं करता हूँ नहीं करता हूँ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं भारत का नागरिक हूँ, ये पर्याप्त है। और इसको आप चैलेंज करते हो तो वो बात करो, बाकी मेरे से आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके मेरा समय खराब नहीं कर सकते। उसके बाद तो वो ज्यादा डर गए। फिर वो सामने करने लगे, मैं इनमें से देखूंगा और जिन जिन की फोटोकॉपी मुझे चाहिए होगी मैं, और मैं आपसे मांगूंगा प्रमाणित छाया प्रतियां। और बोले साहब की गलती हो गई, आपसे उस समय ऐसा कर दिया। मैंने कहा इसमें गलती जैसी कोई बात नहीं है,
आपको जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर, जनता के पैसे मिलते हैं आपको, जनता कमा कर देती है, खुद भूखी मरती होगी, परंतु आपको गाड़ी बंगले ये सारी चीजें दे रखी है ताकि आप सेवा जनता की अच्छी ज्यादा से ज्यादा कर सके, आपको पेमेंट ज्यादा मिलता है। हमारे जनता को मान लो कम मिलता है, पूरा खाना भी नहीं मिलता है, जनता के पास कार नहीं है परंतु आपको कार दे रखी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस जनता की सेवा कर सके। तो जनता के नौकर हैं, जनता से पैसे लेते हैं और जनता को आंख दिखाते हो। अगर कोई सेठ का मुनीम सेठ को आंख दिखाने लगे कि मैं तो नहीं करता कहने से काम, मैं तेरे को कागज नहीं दिखाता, मैं मेरी बही नहीं दिखाता, इसे थोड़ी चलता है। आप तो हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, इसलिए आपको तो काम तो उस हिसाब से करना चाहिए। आपका बिहेवियर जो होता वो तो सामंतशाही का था, पूरा पूरा राजा महाराजाओं जैसा व्यवहार था, इसलिए अब फिर वो बहुत हाथाजोड़ी में यूं हो गए। तो बड़ा स्वाद था। आजकल अब तो क्या मेरा हो गया इसलिए मैं मांगता नहीं। कुछ एक सालों पहले तो देखा मैंने, उस समय शायद 2 ढाई 3 साल पहले तक एक सूचना थी, राज्य सूचना आयोग एक एक साल बाद की तारीख दे रहा है, ये हालत हो गई। और वहां न्यायालय भी काफी कर दिए, हो सकता मांगने वाले ज्यादा, परंतु काम भी बड़े पहले की तरह नहीं कर रहे हैं वो लोग। पहले शुरुआत में काफी अधिकारी जो थे ठीक सहयोग कर रहे थे, परंतु आजकल बहुत ढीला मामला है और बड़ा मामला दिनों दिन खराब होता जा रहा है। अगर जागरूक लोग ये एक असली आजादी है देखा जाए तो, दूसरी आजादी या असली आजादी जो बात है, इससे क्या होगा कि अधिकारी कर्मचारी मंत्री सारे लोग, पारदर्शिता जब होगी, जनता के सामने सब कुछ होगा, तो उनको ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। वो वैसे दादागिरी नहीं कर सकते। परंतु ये जो आयोग को कमजोर किया गया है, क्योंकि हम देख रहे थे लोक सूचना अधिकारी, आपको पता ही होगा, मैं बता दूं, देखो सूचना अगर कभी मांगनी है तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मा लाना है कहीं से, कुछ कोई किसी पर कागज पे एप्लीकेशन, लोक सूचना अधिकारी डिपार्टमेंट एड्रेस और विषय, ये अधिकार अधिनियम 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न विवरण के अनुसार सूचनाएं देने हेतु या निरीक्षण के संबंध में, और फिर उसमें जो भी है विवरण बीच में लिख दिया, फिर अंत में यही लिखा जाए कि जो है आवेदन शुल्क 10 रुपये का पोस्टल बैंकर चेक जो भी है वो संलग्न है, और फिर रजिस्टर्ड है तो उसका एक अपने पास कागज रखे, ताकि फर्स्ट अपील में रजिस्टर्ड डाक का सबूत और वो जो हमारा आवेदन है सादे कागज का, फर्स्ट अपील भी सादे कागज पे, 1 महीने तक अगर वो निस्तारण नहीं करते हैं, अगर वो शुल्क इत्यादि के लिए अदो हस्ताक्षरकर्ता को, आवेदनकर्ता को नहीं देते हैं, तो प्रथम अपील की जा सकती है। हाँ, अगर गलती से हमने किसी और विभाग की सूचना, जैसे सूचना तो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, हमने तहसीलदार को भेज दिया लेटर, तो भी वो तहसीलदार उसको वापस हमें नहीं लौटेगा। नियम में ऐसा है कि वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी तक वो पहुंचाएगा, आगे डाक को वहां भेजा जाएगा, वापस आवेदनकर्ता को नहीं भेजा जाएगा। कायदे से तो लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को आवेदन करने में भी मदद करेगा, आवेदन में कैसे आवेदन करना है इसमें भी मदद करेगा, क्योंकि हो सकता है अनपढ़ भी हो कोई आवेदक, तो उसको भी मदद की जाएगी एप्लीकेशन लिखने में भी, ये सारा है उसमें। तो फिर 1 महीने में अगर निस्तारण नहीं होता है या निस्तारण नहीं करने का लिख दिया जाता है, उसको निरस्त किया जाता है, तो प्रथम अपील उससे हर एक कार्यालय का, जिस प्रकार लोक सूचना अधिकारी तय है उसी प्रकार प्रथम अपील अधिकारी भी निर्धारित कर रखे हैं। उनमें कई बार बदलाव भी हुए छोटे मोटे। प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील होगी कि मैंने दिनांक इतनी को इस जरिए रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत रूप से जाकर के ये पोस्टल ऑर्डर संख्या ये और मैंने इस प्रकार आवेदन किया
और अब तक कोई सूचना नहीं मिली या इसको निरस्त कर दिया गया। इसलिए प्रथम अपील आपकी सेवा में प्रस्तुत है कि आप इस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। नियम तो यह कहता है कि जिस लोक सूचना अधिकारी ने गलती की, अब 30 दिन पूरे होने के बाद सारी सूचनाएं निःशुल्क देनी पड़ेगी, किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती। हालांकि बीपीएल आवेदक है तो उससे तो वैसे भी किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, अगर समय पर सूचना दे तो आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। बीपीएल का एक कागज साथ लगाना होता है, जो प्रूफ है, प्रमाण है। तो फिर 1 महीने के बाद अगर अपील अधिकारी कोई कार्य, कायदे से अपील अधिकारी उसकी तनख्वाह में से पैसे काट सकता है। जिस लोक सूचना अधिकारी ने गड़बड़ की है उसके नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती, परंतु कर नहीं रहे हैं ज्यादातर। प्रथम अपील में भी कुछ नहीं होता है तो फिर द्वितीय अपील अब 2 कॉपी में देनी पड़ती है आजकल वो राज्य सूचना आयोग के पास। वो प्रथम अपील का अगर 1 महीने में निस्तारण नहीं होता है तो द्वितीय अपील करनी होती है। द्वितीय और वो प्रथम अपील के 1 महीना पूरा होने के बाद से अगले 60 दिन के बीच में द्वितीय अपील करना अनिवार्य है, उसके बाद अपील नहीं की जा सकती। इस प्रकार द्वितीय अपील में वो उनके पहले हैं, वो उस पर सुनवाई करते हैं और हमें भी इसकी सूचना देते हैं। हम चाहें तो सुनवाई में जा सकते हैं, नहीं जाए तो भी कोई जरूरी नहीं, परंतु लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि को वहां पर भेजना अनिवार्य होता है, नहीं तो आयोग उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा या कारण बताओ नोटिस जारी करेगा उसे, और अगली सुनवाई तारीख पर आवश्यक रूप से आने के लिए निर्देशित करेगा। पूरी तैयारी के साथ आने के लिए वो सारा उसको भेजा जाता है। जो जो उसको लेटर भेजा था वो आवेदक को भी सारी सूचनाएं आयोग द्वारा भेजी जाती है। तो इस प्रकार का सा मामला है। मैं ना आज भी पानी नहीं रखा, मैंने थोड़ा छोटी सी बात होगी, बात लंबी। चलो बात क्या क्या हुई है और आपकी तरफ से कोई जो बात हुई है वो देख लेता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि वीडियो सही नहीं चला है। देख लेता हूँ कोई कमेंट आए हों और आप कुछ इस पे बात करना चाहते हो और आप तक आवाज गई हो तो। आवाज के मामले में वो शुरुआत में जब मैं पूछ रहा था तो कह रहे हैं आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी युवा लोग मेरे जैसे लोगों से पूछ रहे हैं क्या करें, कैसे करें, प्रथम अपील ऐसा लेटर आ गया वहां से तो उसका जवाब क्या दें। कई बार ये आड़ा टोली में कई तरह के लेटर दे देते हैं, तो हमें खींचकर जब लेटर देना चाहिए। संदीप गरवा कह रहे हैं और कैसे हो? आज मैं ठीक हूँ, कल थोड़ा जुकाम और परेशान किया था काफी, आज काफी ठीक हूँ। आज मुझे लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं आगे क्या है। हाँ, लक्ष्मण मेघवाल कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार एक्ट आजकल ठंडा पड़ गया। और ठंडा पड़ गया है, जब गर्म ज्यादा था तो एक्टिविस्ट को मार रहे थे ये लोग, अधिकारी लोग मारवा देते थे कई जगहों पर। इसको ठंडा नहीं पड़ने देना है और इसमें कुछ होना चाहिए। कोई अन्ना हजारे के भरोसे तो हमें रहना नहीं चाहिए। सियाराम जी कह रहे हैं कि इसको कमजोर बना दिया है और सर अब धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व खो देगा, देख लीजिएगा। तो इसमें हमें लगे रहना चाहिए। देखो, अगर द्वितीय है हमारे राजस्थान में, एक तो वकील साहब है भाई गिरधारी जी नाम है शायद बीकानेर के, और कुछ टीम है जोधपुर में जैसे नंदलाल जी व्यास है, और कई ऐसे वो वकील साहब कह रहे हैं मैं इसके अगर द्वितीय अपील में भी ठीक ढंग से आयोग निस्तारण नहीं करता है, आपकी द्वितीय अपील खारिज कर देता है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वकील साहब बीकानेर वाले वो कह रहे हैं मैं फ्री में, अगर ऐसे मामले हैं तो हाई कोर्ट में आपकी फ्री में पैरवी करेंगे हम।
कागजों के आप कागजों की तैयारी कर लेना, बाकी पैरवी का काम फ्री में कर देंगे, ऐसे कोई मामले हो तो। मतलब इतने तक लोग कर रहे हैं, कुछ जुनून है लोगों में। तो इनके आयोग के ऊपर भी हाईकोर्ट है अभी। देखो नीयत तो खराब है ही, अपन जानते हैं, अधिकारी हो कर्मचारी हो। मैं मेरी चीजों को दबा के रखना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, तो ये मामला तो है ही। इनसे निकलवानी कैसे है, यही है। चौधरी बजरंग चांगल, बहुत ही अच्छा कार्य सर आपका, जनता को जागरूक करने का। आप देखो ठीक है। भाई तेजराज जी पूनिया कह रहे हैं विद्युत विभाग में आरटीआई कैसे लगाएं और कहां पर लगाएं। विद्युत विभाग में देखो, अगर आपने एड्रेस गलत दे दिया है तो भी जो संबंधित जिस लोक सूचना अधिकारी के पास आपकी एप्लीकेशन गई है, वो लोक सूचना अधिकारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी तक अपने आप भिजवाएगा। अब आपको विद्युत विभाग में लगानी है तो संबंधित जो सहायक अभियंता है, सहायक अभियंता लगभग जहां भी है, विद्युत में दो तीन तरह का है। वितरण का अलग है, उत्पादन का अलग है। तो कहाँ है कैसा है वो देखना होगा। तो वहाँ के सहायक अभियंता को लिखना है कि सहायक अभियंता पदेन लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय का नाम कौन सा विद्युत वितरण निगम है और कौन सा कार्यालय, ये एड्रेस, और फिर विषय, और फिर वो सादे कागज पे, और फिर 10 रुपए का जो भी पोस्टल ऑर्डर या जो भी नगद आप दे सकते हो तो, और फिर इसको जाके जमा कराएं या डाक द्वारा प्रेषित करें, ये सीधा सा मामला है। तेजराज जी कहते हैं पूर्णिया जी, सर विद्युत विभाग में भरे गए बिलों की जानकारी चाहिए, कहाँ पर मिलेगी प्लीज। नहीं, मैं तो क्या ऑनलाइन भरता हूँ अपना आप, मेरी आईडी पे, पेटीएम पे, फोन पे अपना आप सारी वो ऑनलाइन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप नहीं कर रहे हो तो मेरा तो काम नहीं, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन इनका पता हो सकता है। देखो पोर्टल इसका जो भी है, उस पोर्टल में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का पोर्टल और उपभोक्ता से संबंधित ऐसा कुछ हो गया होगा आज तक तो देखना। अगर लॉगिन का ऐसा कोई सिस्टम हो गया तो ठीक है, क्योंकि सारे फोन जुड़े हुए हैं। और फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप उपभोक्ता क्रमांक लिख करके और उनकी छाया प्रतियां मांग सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित सहायक अभियंता, जो आपका वितरण का सहायक अभियंता है, जिस कार्यालय के अधीन आपका कनेक्शन है बिजली का, वहां करें। भाई दोलू राम जी गोदारा कह रहे हैं आरटीआई में पारदर्शिता कम दिखाई दे रही है। देखो पारदर्शिता तो कभी इतने लगभग सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया एक्सीडेंट के नाम पे, हत्या, और ये अधिकारियों ने करवाई सारी, सीधी सी बात है। इसका मतलब दम तो है, दम नहीं होता तो इतने लोगों को मारा नहीं जाता। देखो आरटीआई ढंग से लगाए और उनके द्वारा कोई लेटर अगर इस तरह का दिया गया है जो नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसको खींचकर अगर अपन लेटर लिखें तो वो तो नतमस्तक हो जाते हैं लगभग। मैंने तो जब जब भी आरटीआई लगाई है मैंने देखा, अब तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, क्यों सुनता नहीं हूँ तो फालतू परेशानी हो जाती है काफी, काम नहीं किया जा सकता। अभी भी लोगों को बता रहा हूँ, और मुझे कोई ज्यादा देखो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती, कुछ थक जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि आजकल तो सूचना आयोग में 1 साल से भी ज्यादा पेंडेंसी है। आप आज अगर आयोग में अपील करते हैं तो साल भर बाद में आपको सुनवाई तारीख दी जा रही है, हालत है। तो पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास धैर्य है, हम डटे रहेंगे तो करंट तो है, ताकत तो है अभी भी काफी इसमें। तेजराजी पूनिया कह रहे थे तो ठीक है, चर्चा हो गई हमारी।
आप सबने जिन जिन लोगों ने सुना, जिनको अच्छा लगा, जिनको लगता हो कि शेयर किया जाना चाहिए, शेयर करें। और भाई ये एक कमेंट आया है, सर मैं भी एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ नागौर से, दोलू राम जी गोदारा। हाँ, पारदर्शिता कम दिखाई जा रही है गोदारा जी। नागौर में तो क्या है कि पहले गांवडाणी वालों ने खूब किया, मैं भी उनके साथ काम करता था। तो उन लोगों ने काफी प्रचार किया, बहुत ज्यादा दीवारें रंग दी सारी, वो पुराने अधिकार के समय भी। तो उसके बाद अशोक जी, अभिनव अशोक जी, उन्होंने काफी आरटीआई एक्टिविस्ट तैयार किए और आरटीआई लगवाना सिखाया लोगों को। और ये नागौर में ऐसे काफी लोग हैं जो आराम से आरटीआई के संबंध में जानकारी। और नागौर शायद मेरे हिसाब से टॉपर है राजस्थान में आरटीआई के मामले में, एक नंबर पे। जोधपुर में भी नंदलाल जी व्यास वगैरह काफी काम कर रहे हैं, परंतु जितनी आरटीआई नागौर से लगती है उतनी शायद और कहीं से यार, लगभग पूरे राजस्थान में नागौर से आरटीआई जाती है, एप्लीकेशन जाती है। तो नागौर मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान पे टॉप में, टॉप पर है आरटीआई मांगने में। हालांकि इसके आंकड़े तो नहीं पता है, क्योंकि अंधेर गर्दी बहुत ज्यादा है बाहर नागौर के अलावा। कहने में तो नागौर को बिना गौर का नाम है, कई मामलों में गौर नहीं है, परंतु आरटीआई के मामले में नागौर ने नागौर में जागरूकता की है। 100% हाँ टॉपर है, क्योंकि पहले गांवडाणी से बहुत ज्यादा प्रचार हो गया, काफी बहुत मेहनत हुई, उन्होंने आरटीआई भी खूब लगाई। मेरे हाथों से सैकड़ों आरटीआई एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है, अब देख लो। और फिर ये अशोक जी, अभिनव अशोक जी, सोशल मीडिया के बाद अशोक जी ने काफी इसको उठाया, और उनकी थोड़ी भाषा शैली और भाषण, और उनकी टीम भी काफी, उनका नेटवर्क है बड़ा, उनके पास वेबसाइट भी थी। आजकल तो पता नहीं वो है कि नहीं है। अशोक जी की एक वेबसाइट भी थी पहले, मैंने देखी है कई बार। तो उन्होंने काफी काम किया इस पे, उन्होंने खुद ने मांगी और लोगों को हेल्प करते थे वो, और उनकी काफी टीम हो गई थी। क्योंकि मुझे भी ऐसे लोग मिलते रहते थे जो उनके जरिए सूचना मांगते रहते थे। तेज राजीवन सर, आपका कल का लाइव प्रसारण मृत्यु भोज के ऊपर मेरे को बहुत पसंद आया, और मैंने बहुत सारे ग्रुपों में, धन्यवाद सर मेरी तरफ से आपको, कि आपने मेरी बात को आगे पहुंचाने में दिलचस्पी दिखाई। आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आपके दिल की बात है, तो मेरी तो रही नहीं, आपकी बात ही है, और आपने इसको अपनी समझ करके शेयर किया। धन्यवाद। ठीक है, तो पर्याप्त है, काफी बात हो गई, जितने कमेंट आए थे उन पे तो बात हो गई। और वैसे देखो, मैं सुनता कम हूँ आरटीआई के संबंध में, मोटे तौर पर तो काफी जानकारी रहती है मेरे पास, पर फिर भी मेरे से ज्यादा जानकार मिल जाएंगे, उनसे आप सलाह लेते रहें। कुछ लोग वैसे भी पहले ही मेरे से लेते रहते हैं, कई लोग तो सारे ही कागज ही मेरे से लिखवाते हैं अभी भी। तो मेरे पास वैसे काम काफी है। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर कोई आरटीआई में आपको हेल्प नहीं मिलती है, तो मैं फिर भी प्रयास करने को तैयार रहूंगा, ताकि ये आगे बढ़े, जागरूकता आगे बढ़े। ये एक आजादी, ये एक लोकतंत्र, एक तरह से प्रजातांत्रिक ढंग है, ये विकसित होना चाहिए इस देश में। ये देश बहुत गुलाम रह चुका है, बहुत अप्रजातांत्रिक रह चुका है वो, इसलिए ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए, देश जनता का होना चाहिए। यहाँ जनता को गुमराह करके शासन किया गया हजारों वर्षों से, तो जनता गुमराह नहीं रहनी चाहिए, जनता की आंखों के सामने सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसा चाहते हैं, इसलिए फिर भी करते हैं। परंतु ज्यादातर जो लोग ठीक है, जिनके पास और काम इतने क्यों, मेरे पास काम काफी रहता है, आपको भी पता हो गया होगा। फिर भी मैं मदद जरूर करता हूँ। थैंक यू। और वैसे तो ऑनलाइन आजकल सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जानकारी में कोई कमी नहीं है, आप मेहनत करोगे तो। थैंक यू, आपने सुना। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। चलो फिनिश कर देता हूँ इसको।